नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देखते आए हैं ब्लैडर कैंसर इंडिया पे और दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं बात करता हूँ कैंसर की। और आपके लिए बहुत सारे जो विशेषज्ञ होते हैं स्पेशली कैंसर के, उनको लेकर आता हूँ और आपसे मुखातिब होता हूँ और उनको भी करवाता हूँ। और हम जानेंगे आज डॉक्टर एच एस डार्लिंग से कि डॉक्टर साहब, जब ब्लैडर कैंसर का जब नाम सुनते हैं तो बड़ा ही तकलीफ़ देह होता है, क्योंकि कई बार जो है ऐसा देखा गया है कि ओल्डर पॉपुलेशन में ये बीमारी थोड़ी ज़्यादा होती है। और जब बात आती है, एक तो पहले ही जो पेशेंट और केयरगिवर होते हैं वो बड़े परेशान होते हैं। कैंसर का डायग्नोसिस सुनते ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फाइनेंशियल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड मेंटल इश्यूज होते हैं उनके। तो ऐसे में मरीज की देखभाल करना और केयरगिवर को खुद की भी देखभाल करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो ऐसे में क्या क्या वो चीज़ें होती हैं जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए होती हैं एज अ पेशेंट एंड एज अ केयरगिवर बोथ? पहले मैं अपने को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दूं। मेरा नाम, जैसे आपने बोला, डॉक्टर एच एस डार्लिंग है और मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूं। बेंगलोर में प्रैक्टिस करता हूं। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बेसिकली जो लोग कीमोथेरेपी देते हैं, दवाई से कैंसर को ठीक करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर थिंकिंग अबाउट दीज पीपल। आपने जो इनिशिएटिव के बारे में बात की मेरे से, आपका क्वेश्चन है कि केयर गिवर्स के लिए और पेशेंट के लिए क्या चीज़ें हैं जिनका प्रिकॉशन रखना चाहिए उनको। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सिंपली अगर बोला जाए तो सबसे पहले तो कैंसर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जितना कैंसर जल्दी डिटेक्ट होगा उतने ही ट्रीटमेंट के सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। पेशेंट से पहले पब्लिक के लिए ये एक मैसेज है कि जैसे ब्लैडर कैंसर है, अब ब्लैडर कैंसर दो तरह के होते हैं, गॉल ब्लैडर कैंसर एंड यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। तो यहाँ पे हम यूरिनरी ब्लैडर कैंसर की बात कर रहे हैं। उसका सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम होता है ब्लड आना यूरिन में। मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, तो ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। तो पब्लिक को ये मैसेज जाना चाहिए कि जब भी ब्लड आता दिखे आपको यूरिन में, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि शुरुआत वहाँ से होती है। 50 to 60% केसेस में यही पहला सिम्टम होता है और वहाँ से शुरुआत होगी। तो अगर उसी में पकड़ा जाएगा तो वो अभी ब्लैडर के मसल में भी नहीं गया होगा और वो 99% क्योरेबल है। उसके लिए दवाइयाँ लगती हैं, ट्रीटमेंट लगता है और बाद में लंबा फॉलोअप भी होता है। बट अगर उससे ज़्यादा चला जाता है तो फिर ब्लैडर निकालना पड़ता है। अब ब्लैडर कैंसर ऐसा कैंसर है, इवन अगर किसी का जैसे ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, तो ब्रेस्ट निकाल दो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पड़ता है, बट ब्लैडर चला जाता है तो यूरिन कैसे पास करेंगे? दिन में इतनी बार हमें यूरिन पास करना होता है, तो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत असर पड़ता है। तो अगर बहुत जल्दी पकड़ा जाए तो ब्लैडर भी नहीं निकालना पड़ता, तो सिर्फ ट्यूमर को रिमूव करके ब्लैडर के अंदर कुछ दवाई डाल के इलाज हो जाता है। तो सबसे पहली तो प्रिकॉशन यही है कि जल्दी पकड़ के शुरुआत की जाए, और अगर जल्दी पकड़ा जाता है तो उसके बाद डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया है ट्रीटमेंट, उसको अच्छे से फॉलो किया जाए। ये नहीं कि हमें दूर पड़ता है या बार बार जाना पड़ता है या अब तो ठीक हो गया, ऐसे सोच के नहीं। जब तक आपको डॉक्टर नहीं बोलता ठीक हो गया, आप ट्रीटमेंट का एंड फॉलोअप छोड़िए मत। उसके बाद बात आती है उससे अगले लेवल्स की। जब वो मसल में चला जाता है तब बारी आती है सर्जरी की, रेडिएशन की या कीमोथेरेपी की। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कब हम क्या देते हैं, बट जब भी आपको पहचाना गया है कि ब्लैडर कैंसर है या आपके किसी रिश्तेदार को, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अब हमें ट्रीटमेंट जैसे बताया गया है उसको पूरा करना है। आधे अधूरे मन से ट्रीटमेंट करवाया गया वो नुकसान ज़्यादा करता है, फ़ायदा कम करता है, क्योंकि इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो अगर आपको 6 साइकिल बोला, आपने 3 लगा लिए, तो फिर ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और आपको 3 वीक 3 हफ्ते में आने के लिए बोला, अगर आप 1.5 महीने पे आ रहे हो, जैसा कि हम देखते हैं कई लोग, मैं मानता हूँ प्रॉब्लम्स होती हैं, बट कोशिश कीजिए कि उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, तब हम रिज़ल्ट को मैक्सिमम लेवल पे लेके जा सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर भी भगवान नहीं है, हमने जो सीखा है हम उसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आपका सहयोग देना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ब्लैडर कैंसर का जब ट्रीटमेंट चल रहा होता तो ज़्यादातर मतलब एक कॉमन, क्योंकि आप इतने सारे पेशेंट्स देखते हैं, तो कॉमन परेशानियां क्या क्या होती हैं उनको? जब आप ट्रीटमेंट बोलते हो तो कई सारी चीज़ें आती हैं। ट्रीटमेंट सर्जरी भी होती है, रेडिएशन भी होती है, कीमोथेरेपी भी होती है, अब नई दवाइयाँ इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी भी आ गई हैं। और फिर जो सर्जरी होती है तो ब्लैडर निकालने के बाद जो यूरिन वाला रास्ता है वो पेट से बाहर निकाल के उसमें एक थैली लगा दी जाती है, तो उसका केयर करना, ये सारी चीज़ें हैं जो उसमें आती हैं। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग है, क्योंकि मैं कीमोथेरेपी का डॉक्टर, तो मैं ज़्यादा कीमोथेरेपी के बारे में बताऊंगा। तो कीमोथेरेपी के लिए जैसे मैंने पहले बोला, ध्यान क्या रखना है कि टाइमली कीमोथेरेपी लगाना है। दूसरा, कीमोथेरेपी के टाइम पे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, तो जब इम्यूनिटी कम होती है तो हर छोटा मोटा इन्फेक्शन भी, जैसे पेट्रोल, आग पे पेट्रोल डालने वाला बात हो जाता है।
तो और यूरिन तो वैसे ही एक ऐसा एरिया कि वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो साफ़ सफाई का ध्यान रखना, अच्छा खाना खाना। हम अपने पेशेंट को ये बोलते हैं कि घर का पका हुआ साफ़ सुथरा ताज़ा गर्म खाना खाइए, ना तो बासा खाना खाना है, ना ही अचार सलाद वगैरह खाने हैं, ना ही सड़क के किनारे से लेके खाना है। अच्छी जगह से लेके खाना खाना है और ट्रीटमेंट जैसे जैसे बताया गया वैसे फॉलो करना है। अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम आता है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट करना है। मतलब कितने प्रतिशत लोग जो हैं ब्लैडर कैंसर ट्रीट होने के बाद वो ठीक हो जाते हैं? क्योंकि एक जेनाइटो यूरिनरी पार्ट जो है हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो कि काफ़ी अहम है, नॉट ओनली फॉर द रेगुलर फंक्शन बट इवन फॉर द रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्टिव लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आता है सर्वाइवर अगर होते हैं तो? ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा और इंडिया में खास करके हम इस विषय पे बात करते नहीं हैं। ब्लैडर कैंसर की बात करूं तो ब्लैडर कैंसर ज़्यादातर हम 60 साल से ऊपर देखते हैं, तो ये इशू इतना ज़्यादा बॉदरिंग नहीं है वहाँ पे। बट अगर हम छोटी एज में देखें, जैसे कि जिसको हम रिप्रोडक्टिव लाइफ बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं, जो 20 से 50 साल मोटा मोटा माना जाता है, तब उसमें होता है कि हम कोशिश करें कि वो इंसान के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बचाया जा सके। तो फिर वो पेशेंट के साथ डिस्कशन होता है और अगर पेशेंट एग्री करता है, उसमें थोड़ा रिस्क होता है। अगर हम ऑर्गन बचाते हैं, अगर हम रिमूव करते हैं तो सेफ्टी ज़्यादा होती है, बट फिर रिप्रोडक्टिव लाइफ जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये क्वेश्चन ब्लैडर कैंसर में एक्चुअली इतना ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि दिस कैंसर इज़ मोर ऑफ एल्डरली पीपल। डॉक्टर साहब कई बार ऐसा होता है कि लोग ट्रीटमेंट करते करते जो है उसके बाद उनको लगता है कि अब फटीग हो गया, मतलब कितना और करेंगे, काइंड ऑफ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ऐसे में उनको अपने मेंटल हेल्थ का और अपने लाइक जो बोलते हैं कि अपलिफ्ट करने के लिए उनको क्या करना चाहिए? या ये बात तो सही है। जब जब नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, जैसे आजकल नई दवाइयाँ आ रही हैं, तो उसमें खर्चा भी होता है। मतलब अगर मेंटली फिटीग नहीं भी होता है, फाइनेंशियली फिटीग हो जाता है पेशेंट। तो बहुत बार तो फिर हम पेशेंट को ये भी बोलते हैं, क्योंकि अपना घर बेच के इलाज करवाने का कोई मतलब नहीं है। पेशेंट को डॉक्टर के साथ बैठ के ये डिस्कस कर लेना चाहिए कि क्योर के चांसेस कितने हैं, क्योंकि अगर स्टेज 4 है तो फिर क्योर के चांसेस नहीं है। फिर हम जनरली महीनों की बात करते हैं कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। उस टाइम पे हमें ये सोचना चाहिए कि क्वालिटी जितनी ज़िंदगी बची है जो भगवान ने दी है वो अच्छी निकले, ना कि हम उसको खींच खींच के लंबी करने में अपना सारा घर बेच दें। तो बाकी फटीग तो डेफिनेटली होता है। कैंसर के ट्रीटमेंट लंबे होते हैं। कैंसर के साथ एक स्टिग्मा भी जुड़ा होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर कैंसर वाले पेशेंट को हाथ लगा लिया तो हमें कैंसर हो जाएगा। इन चीज़ों को अपने आप को एजुकेट करके इनसे दूर रहना है। ऐसे नहीं होता है, कैंसर टच से नहीं फैलता है। तो अगर पब्लिक की सिंपैथी साथ में रहेगी तो कैंसर का पेशेंट खुश रहेगा, तो उसका मोरल अप रहेगा, तो वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए मोटिवेटेड भी रहेगा। और ये सारी चीज़ें हमें अच्छे रिजल्ट देती हैं। थैंक यू सो मच। आप सुन रहे थे मुझे, यानी कि विवेक शर्मा, सोशल एंटरप्रेन्योर को, विद डॉक्टर एच.एस. डार्लिंग, जो कि एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं एंड बैंगलोर में रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द पेशेंट्स। थैंक यू।